जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस विगत वर्षों में जो है बीपीएससी ने पूछा है। और निश्चित तौर पे अगर आपके 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रहेंगे तो 2-3 तो प्रीवियस ईयर के आधारित क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसीलिए आप लोग जरूर इसको अच्छे से समझ बूझ करके जाइए। अगर इसके आधार पे भी कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो भी आपका बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक, ऐसे हमने आपको हिस्ट्री पूरा करवा रखा है, इकोनॉमिक्स करवा रखा है, सारे सब्जेक्ट को हमने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, ठीक है। तो बस आप लोग देखिएगा कि आप लोग को सब कुछ पता है। अब बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? उद्योग, जंगल, कृषि, विदेशी व्यापार, ठीक है। तो देखिए, अभी जितने भी सोर्स दिए गए हैं, ऐसे तो आपको पता होगा सबसे बड़ा सोर्स सेवा सेक्टर है, द्वितीयक आपका औद्योगिक क्षेत्र है और तृतीयक कृषि क्षेत्र है, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र से लगभग 28.2 आता है प्राप्ति। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1994 में ही पूछा गया था। तो उस समय जो था, उस समय के हिसाब से वहां पे आंसर जो क्वेश्चन का दिया गया था तो उस समय कृषि दिया गया था। लेकिन अगर अब पूछेगा, ठीक है, अगर अब पूछेगा यहाँ पर तो सबसे इसमें से अगर सेवा क्षेत्र होगा तो सेवा क्षेत्र को मारिएगा। सबसे ज्यादा योगदान 53% सेवा क्षेत्र का है। दूसरे नंबर पे लगभग आपका 28% के आसपास जो है उद्योग का है। तो यहाँ के अनुसार, अभी के अनुसार उद्योग हो जाएगा। लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन, इसीलिए इसमें जो है आपका कृषि का दे दिया है, ठीक है। तो ये पुराने क्वेश्चन है इसीलिए। लेकिन अभी अगर पूछेगा तो सेवा सेक्टर मारिएगा। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस आधार पर? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है। यानी आपका जो सकल जीडीपी है वो बढ़ोतरी हुआ है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें संतोषजनक स्थिति रहा है। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा बेरोजगारी की कमी, तो बिल्कुल नहीं कमा है, बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। प्रति व्यक्ति आय भी घटते जा रहा है और असमानता में भी कमी नहीं आया है। तो इन तीनों आधार पे अभी तक भारत में स्थिति संतोषजनक नहीं है। जो स्थिति है थोड़ा बहुत तो सकल जो जीडीपी है, जो राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का में एक समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे असंगठित क्षेत्र का होना। देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र, यहाँ दो शब्द आते हैं। संगठित जो भी आप अस्थाई जॉब, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं, जो भी जैसे सरकारी नौकरी है, बैंकिंग है, रेलवे है, जो कि आपका एक अस्थाई क्षेत्र है, वो संगठित क्षेत्र के तहत काम किया जाता है। उसमें वो कंपनी आपकी डूबती नहीं है, भागती नहीं। अगर भागती भी है तो कहीं ना कहीं आपको जो है सैलरी दे के जाती है, आपके वेज को दे के जाती है। अगर किसी बैंक का विलय भी होता है तो वो आपका जॉब खत्म नहीं होता है, मर्ज हो जाता है। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो उससे जो इनकम होता है वो तो पता चल जाता है, जैसे टीचर की सैलरी है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, ठीक है, जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं किसी संस्था के अंतर्गत। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, जो खुद का करते, तो वो गणना कर पाना राष्ट्रीय आय में थोड़ा सा समस्या होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ा समस्या ये है कि भारत में असंगठित क्षेत्र में ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यानी जो कि संगठित क्षेत्र से नहीं आते हैं। अब कोई सब्जी विक्रेता है, आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा वो कितना कमा लेता होगा। कई सब्जी विक्रेता लाखों में कमाते हैं, कई जो है 1000 में भी नहीं कमा पाते हैं। ये स्थिति हो जाती है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आंकड़ों की कमी हो जाती है और संगठित क्षेत्र में आकलन करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय आय, आप देखिए 47वीं में पूछा, 44वीं में, 40वीं में, 45वीं में, ठीक है, और ये पिछले बार भी पूछा था। राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है वो आपका जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, वही आपका राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, जो डाटा का आकलन करना है, वो कौन करता है? तो सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इकोनॉमिक्स है, केवल रटने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो टर्म आता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बस आप लोग अच्छे से यह वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पूरा जो है आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे चल करके जिन लोग का सोशल साइंस में एसटीईटी सब्जेक्ट होगा तो वो भी अपना जुड़ सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है और 28 अगस्त से आपका रेगुलर रात्रि में 8:30 से 10 आपका क्लास, लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें हम आपको फर्स्ट लेक्चर से पूरा सारा टॉपिक समझाते हुए, ऑब्जेक्टिव कराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और साथ साथ आपका टेस्ट भी होते रहेगा, जिससे कि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, कोई जरूरी नहीं है कि एसटीईटी में ही, आप आगे चल करके किसी अधिकारी पीसीएस में बैठ सकते हैं, या किसी रेलवे या एसएससी या किसी प्रकार के एग्जाम में अगर आपको बैठने की इच्छा है, आप बैठ के देखिए और आप देखिए कि आपका कितना आसानी से वहां आप सारे क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एसटीईटी का भी सिलेबस अगर आप देखिएगा तो 50 नंबर में आपके क्या है, तो रीजनिंग भी है यहाँ पर, और साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, और 100 नंबर के आपके सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। यानी लगभग आपका जनरल कंपटीशन का सिलेबस 50% यहाँ पे भी मैच हो ही जाता है। ठीक है, और फिर आप बीपीएससी में बैठेंगे तो फिर तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ता है, इसीलिए कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपको सरकारी जॉब ना लग जाए। ठीक है, जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती है तब तक आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जिस दिन हो जाए उस दिन से आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं तुरंत में, फिर नहीं होता, फिर बाद में फिर पछतावा आती है। तो कंटिन्यूटी पढ़ाई में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो लोग अपना जोड़ना चाहेंगे तो मैं बार बार बोल दे रहा हूं, चूंकि 28 से आपका रेगुलर हो जाएगा। बहुत लोग जुड़ते हैं लेकिन लास्ट में जब क्लास एंड होने लगता है, कल एक लोग फोन किए, सर मुझे जुड़ना, मैं कहे अब आपको जोड़ करके मैं क्या करूं, आप अगले बार की तैयारी अब आप कीजिए। ठीक है, जब बैच स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं मिली या इधर उधर पड़ जाते हैं। ठीक है, ठग के शिकार हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कुछ सिखाया ही नहीं गया, केवल ऑब्जेक्टिव जो है रटाया गया, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप थ्योरी पे नहीं फोकस करेंगे तब तक जो है आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो जो आर्थिक विकास है, जो जीडीपी है, तो उसमें अगर आप सबसे अच्छा सूचकांक की बात करें तो जब प्रति व्यक्ति, जब वास्तविक आय में वृद्धि होगी। देखिए, देश के इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होगा, देश का इनकम बढ़ता है तो यहाँ आपके देश में ऐसा नहीं है तरक्की नहीं हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, धन कहाँ जा रहा है? तो जो भी विकसित लोग हैं, जो अमीर लोग हैं और अमीर हो रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं। यानी अमीर और गरीब के बीच में खाइयां बढ़ रही है। जो करोड़पति थे वो अरबपति हो रहे हैं, लेकिन जो लाखपति थे वो घट के हजारपति बन जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो यानी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जब तक वृद्धि नहीं होता है, प्रति व्यक्ति आय में, जब अब बिहार की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय औसतन जो है 30,000 के आसपास ही है। यानी 5 लोग का परिवार होता है तो लगभग 1.5 लाख रुपया ही है, जबकि पूरे देश का अगर औसतन बात करें तो वहां पे 3.5 लाख है। अब आप बताइए, अपने देश के औसत आय से भी आप पारिवारिक आय आपका बहुत ही कम है। तो यही आपका रहन सहन, आपकी वास्तविकता विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जितना वृद्धि होगा उतना आर्थिक विकास माना जाता है। ठीक है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, जो कि कितना उत्पादन हुआ, उससे क्या इनकम हुआ? ठीक है, तो वो संस्था आपका है भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ का ही जिम्मेदार, नेशनल सैंपल सर्वे। पहले इसका जिम्मेदारी सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी के प्रभाग द्वारा किया जाता था। ठीक है, वही इसे पहले सीएसओ जारी करती थी, लेकिन ठीक है, तो यहां पे प्रतिदश है, तो यहां पे राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना चाहिए। ठीक है,
नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो संगठन है वो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, NSO बिहार का प्रति, या CSO भी ऑप्शन में नहीं है ना, CSO दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ये होना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो कार्यालय है वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। पहले करता था लेकिन वर्तमान में नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018 और 19 में यह कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का मात्र कितना था? अब देखिए 33%। कितना था? 33%। अब देखिए, अब सोच सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 18-19 में बिहार में मात्र, अभी हमने बताया कि 33,000 के आसपास है, उस समय 29,000 ही था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 92,000 के आसपास था। यानी 5 लोगों का परिवार होता है तो कम से कम इनकम 4.5 लाख होना चाहिए, और भारत में औसतन आय है भी पूरे देश स्तर का 4.5 लाख, मतलब प्रति परिवार। लेकिन बिहार में कितना हो जाएगा? अगर आप 30 को 5 से गुना कीजिए, 1.5 लाख, मतलब एक परिवार का इनकम 1.5 लाख। वो भी आप देखिएगा तो मैक्सिमम लोग के पास 1.5 लाख का भी इनकम नहीं है। ये भी आंकड़ा फेक ही है, इससे भी बुरा स्थिति है आपके राज्य का। अब आप सोच सकते हैं कितना गरीब आपका राज्य है। ठीक है, क्योंकि बिहार में फेक डाटा बहुत ज़्यादा चलता है, लोग उतने समझदार नहीं हैं। जब जनगणना होता है तो बहुत ज़्यादा जो है डाटा गलत तरीके से जो है लोग लिखवाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत का मात्र जो है 33% ही बिहार का, इसीलिए तो बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे पायदान पे है, सबसे गरीब राज्य में बिहार 1 नंबर पे है। आप अपने आप को जितना बोल लीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में से 1 नंबर पे आता है। अब सोचिए, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है, नियोजन की आवश्यकता के कारण? ऐसी बात नहीं है। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये हो सकता है। कृषि पर अधिक निर्भरता, ये भी हो सकता है। अब धीरे धीरे ऐसे निर्भरता कृषि पे घटते जा रही है, क्योंकि ये सब 1995 के ही क्वेश्चन है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति का कारण ये भी है, औद्योगिक गति नहीं हुआ, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अभी देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत सारा चीज नए डाटा के अनुसार आपको मारना होगा, आंसर को क्लिक करना होगा, कलर करना होगा। इसीलिए मैं साथ साथ आपको बताते जा रहा हूं। जैसे उस समय 18-19 में प्रति व्यक्ति आय यहाँ 29,000 ही बता रहा है, जबकि नया डाटा जो है वो लगभग 33,000 जो था पिछले वर्ष ही था। फिर इस वर्ष का जो है वो आपको अपडेट करना होगा, और इसीलिए मैं आपको बोला कि बिहार स्पेशल का क्लास मैं कल लूंगा। आज हिस्ट्री कंप्लीट कर लेता हूं, तो जो जो डाटा आपका अपडेट हुआ है बिहार से रिलेटेड, उसको मैं तेजी से अगर आपके बीच में रख दूं तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आप जो है ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास जरूर कर लेंगे बिहार स्पेसिफिक, तो उसमें आपके सारे करंट अफेयर्स में ही ये सब सारे प्रति व्यक्ति आय कितना है, क्या है, नहीं है, बिहार का जो जीडीपी रेट क्या है, क्या 23-24 का बजट के अनुसार कितना जो है राजस्व घाटा होने वाला है, क्या है, नहीं है, पूरा जो है चर्चा हम लोग कर लेंगे, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।
भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किस कारण से? तो देखिए, अकुशल कृषि व्यवस्था, बिल्कुल ये भी है कि आपके यहाँ कृषि उन्नत नहीं हो पाया। हरित क्रांति तो हुई लेकिन मात्र 3 राज्य में ही विशेष रूप से रहा। एक आपका हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब हरियाणा कह सकते हैं, पश्चिमी यूपी और राजस्थान। बाकी पूरे देश में ये हरित क्रांति ढंग से हुई नहीं। उसके बाद औद्योगिकीकरण का अनियमित विकास हुआ है, ढंग से नहीं हुआ, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। ठीक है, अब यहां पे यह है कि हम लोग पाश्चात्य अभिवृत्ति अपना लिए, सामाजिक अभिवृत्ति, कृषि को हम लोगों ने पीछा छोड़ दिया, तो वो सब भी कारण हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसके अनुसार हो जाएगा, एक से अधिक। कई बार हिंदू वृद्धि दर लोग मार के आ जाते हैं जनसंख्या से, लेकिन याद रखिएगा ये जो हिंदू वृद्धि दर है वो जीडीपी से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 65th बीपीएससी में पूछा भी गया था। हिंदू वृद्धि दर, लोगों को लगता है हिंदू जनसंख्या की बात हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू वृद्धि दर बात करता है आपके जीडीपी का। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। याद रखिएगा, बस इससे ज्यादा आप लोग अपना नोट्स दे रखें, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें तो पूरा करवाना है तो हम तो तेजी से इसको खींचेंगे। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या? सीमांत कृषि जोत मतलब लगभग लोग कितने हेक्टेयर भूमि को जोतते हैं? आपको पता होगा कि मैक्सिमम किसान भारत में सीमांत किसान हैं, और जो कि 1 हेक्टेयर से कम की जोत रखते हैं, मतलब किसानों के पास 1 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन नहीं होता है कम से कम, तो वो सारे किसान सीमांत किसान कहलाते हैं, सीमांत कृषि जोत कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया हुआ है। तो भारत में जो किसानों के लिए जो जोत का आकार है बहुत छोटा है, 1 हेक्टेयर से कम है, जिसको कि हम लोग सीमांत कृषि भूमि जोत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? देखिए, आपको पता होगा बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व में हम लोग 1 नंबर पे हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में हम लोग 1 नंबर पे आते हैं। अब कहिएगा इसके पीछे यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जनसंख्या कई कारकों पे डिपेंड करता है। जनसंख्या आपके जलवायु पे भी डिपेंड करता है, मानसून पे भी डिपेंड करता है। आप चले जाइए ठंड मुल्क, वहां के लोग कितना भी प्रयास कर लें जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि वहां फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, कम होगा। तो उसके लिए मौसम भी कारक होता है, उनका इनकम का सोर्स भी कारक होता है, और सबसे बड़ा कारक गरीबी भी होता है। ठीक है, गरीबी से जनसंख्या बढ़ती है, गरीबी से क्या होता है? जनसंख्या बढ़ती है। फिर निरक्षरता के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है, धर्म के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। धार्मिक जब सोच लेकर के आप बैठे होते हैं तब भी जनसंख्या बढ़ती है। तो कई कारक होते हैं, केवल यहाँ के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि कई कारक यहाँ पे जिम्मेदार होता है जनसंख्या वृद्धि का। गरीबी भी होता है। ठीक है, कई लोग की ये मानसिकता भी होती है कि अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे बच्चे तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर कमा के देंगे तो हम अपना बुढ़ापा जो है निकल जाएगा। इस मानसिकता के भी लोग होते हैं, और ये मानसिकता जो है गरीबी के कारण होती है। ठीक है, चूंकि वह खुद जो है डिपेंडेंट आगे हो करके उनको लगता है कि हमें अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि वह गरीब है, वो सही से लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बातें हैं। तो बिहार में कृषि भूमि की जोतों का जो औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो याद रखिएगा न्यूनतम से द्वितीय। ठीक है, न्यूनतम से यहां पर द्वितीय स्थान है ऑप्शन नंबर बी, यानी पीछे से दूसरे नंबर पे है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर।
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम एमएसपी जिसको बोलते हैं। तो ये तो आपको कई बार हमने बताया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का काम क्या है? एमएसपी, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है। जैसे आपका गेहूं होता है 20 रुपये, 18-19 रुपये, उससे कम पे कोई भी उसको नहीं खरीद सकता है। सरकार एक रेट फिक्स कर देती है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका निर्धारण जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में जो है इस नियम को 2005 से लागू किया गया है। ठीक है, भारत में अर्थ शोधन निवारण 2002 में प्रस्तावित हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। इसका फिर संशोधन 2009 में हुआ, फिर पुनः संशोधन 2012 में हुआ, और फिर जो कि 15 फरवरी 2013 से लागू है। ठीक है, तो 2005 याद रखिएगा अर्थ शोधन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी 2005 में ही पारित हुआ था। एक और क्वेश्चन है, ट्रिम्स से आप क्या समझते हैं? देखिए ट्रिम्स क्या है कि जो बेरोजगार हैं, ठीक है, सॉरी, ये आपका ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, यानी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह व्यापार संबंधित निवेश के उपाय हैं ट्रिम्स, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। फुल फॉर्म है ट्रिम्स का ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष था 2005 था, उसको बदल करके अब क्या कर दिया है? तो याद रखिएगा 11-12। ठीक है, 4-5 से बदल करके क्या कर दिया गया है? 11-12, जो कि 7वां संशोधन था। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे आपका रेट निर्धारित होता है। तो ये आपका जो है 11-12 फिलहाल निर्धारित है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो अभी हमने आपको बिहार का जो है बहुत ज़्यादा बखान किया। आपको पता ही है कि सबसे प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य आपका प्यारा बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है? तो देखिए जब आय कम है तो बिजली उपभोग भी कम ही होगा। गरीब लोग घर में एसी कूलर पंखा तो लगाएंगे नहीं, पंखा रहता है। अब देखिए जितना अमीर लोग यूज करेंगे, क्या गरीब लोग उतना बिजली का खपत करेंगे? कभी नहीं। तो जहां जितनी गरीबी होगी वहां पे उतना ही बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग कम होगा। तो एकदम न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग जो है देश स्तर पर सबसे न्यूनतम है, याद रखिएगा। अब इनमें से आपको विचार करके बताना है चावल उत्पादक राज्य। तो सबसे पहला नंबर तो आपको पता होगा कि चावल उत्पादन सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि आप लोग जाते होंगे पश्चिम बंगाल तो चावल ही देखते होंगे, केवल खाते हैं वो लोग, रोटी बहुत कम खाते हैं। पंजाब के लोग आपको चावल कम खाएंगे, रोटी ज़्यादा खाएंगे। उत्तर प्रदेश बिहार दोनों और आंध्र प्रदेश में भी आपका सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होगा? तो वो होगा आपका सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ देखिए आरोही क्रम कह रहा है, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो देखिए लास्ट में कहाँ पश्चिम बंगाल है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो ये तो समझ गए, सबसे पश्चिम बंगाल लास्ट हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब में होता है, और सबसे कम जो है उत्पादन आंध्र प्रदेश में आपका चावल का होता है। ऑप्शन के अनुसार भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? कपास आपको पता होगा कहां पे होता है,
तो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात उधर होता है। पश्चिम बंगाल और बिहार तो बिल्कुल नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, ये सब जूट में होगा, कपास में बिल्कुल नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश में जो है कपास का उत्पादन औसतन थोड़ा सा 2-3 सेकंड रुक जाते हैं, क्योंकि हम भी बोल बोल के थक जाते हैं। परीक्षा देने सभी लोग जरूर जाइएगा, आसपास पता कर लीजिए सब लोग अपना अपना सेंटर। अब तो 21 तारीख को ही पता चलेगा, ठीक है, लेकिन जिला तो पता रहेगा, कम से कम जिला तो पता है, वहाँ अपना रहने होने का व्यवस्था कीजिए सब लोग, क्योंकि 2 दिन की बात होगी आप लोग का, कई लोग 3 दिन में भी होंगे। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है? हरित क्रांति हमने आपको अच्छे से बताया है। हरी सब्जियों का अत्यधिक खेती बिल्कुल नहीं, गहन कृषि जिला कार्यक्रम बिल्कुल नहीं, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम ये हो सकता है, बीज उर्वरक जल तकनीक ये सबसे ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे एक से अधिक आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है ना, सी और डी दोनों सही है। तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं जब एक से अधिक वाला ऑप्शन, देखिए आपके एग्जाम में एक ऑप्शन एक से अधिक वाला भी होगा, तो आपको ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है। क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं बीपीएससी में, आप ऑप्शन में आप फंस जाते हैं। कई लोग कल पूछ रहे थे सर निगेटिव हटा दिया, अब हमको ज्यादा परेशानी हो रही है। मैंने कहा आपका गलत सोचना है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी लग रहा है चूंकि आपने सीटेट पास किया है, एस्टेट पास किया है, लेकिन आपने कभी बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया है। जब आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर ऐसे होंगे जो उसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, उसके आंसर इनमें से कोई नहीं जाते हैं या एक से अधिक हो जाते हैं, और उस परिस्थिति में आप बहुत ज्यादा निगेटिव कर लेते, क्योंकि आपको अनुभव नहीं था, नहीं है बीपीएससी देने का। और इसी के लिए बीपीएससी ने यह हटाया है कि नए लोग हैं, आप लोग टीचर जो बनने वाले थे वो कभी बीपीएससी की तैयारी किए नहीं हैं, आपका लेवल उतना नहीं है, तो आप उस स्थिति में क्या होगा कि आप निगेटिव लेने की संभावना आप में बढ़ जाती, और फिर आपके स्कोर जो है कट ऑफ के लायक भी नहीं पुरता। अब कम से कम आपका न्यूनतम कट ऑफ तो क्लियर रहेगा, इस आधार पे भी तो आप नहीं छटेंगे। आप ये सोचिए, पहले क्या था कि अगर आप न्यूनतम घट जाता तो आपका ऐसे ही नहीं होता। अब तो एक कंफर्म हो गया कि अब आप लोग न्यूनतम कट ऑफ प्लस में रहिएगा, तो यहां पे आपके लिए पॉजिटिव न्यूज था। आप लोग सोचते नहीं है, न्यूनतम कट ऑफ जो आपका 40% है, यानी आपको 48 नंबर लाने थे, उसके प्लस वालों का ही रिजल्ट बनता। अब आप इजीली 48 नंबर ले आएंगे। निगेटिव रहता तो हो सकता था आपके 30, 35, 40, 42, 43 ही रह जाते, तो आप रिजल्ट के ही बाहर थे। अब कम से कम यह होगा कि आप न्यूनतम कट ऑफ पार करके बाहर रहेंगे, और अगर आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है?
तो बहुत ही न्यूनतम है, क्योंकि आबादी ही इतना ज्यादा है कि आपका सब कुछ कम ही पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? आपको पता होगा, ये अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सक्षमता और उपागम से ये संबंधित है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। सक्षमता उपागम विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। स्वक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र स्वक्षमता उपागम के हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इसलिए हमने बोला कि अमर्त्य सेन के बारे में जरूर जानिए, ये बहुत बड़े कह सकते हैं अर्थशास्त्र के विद्वान थे और इन्होंने सक्षमता उपागम जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है इसी क्षेत्र में कार्य करने हेतु नोबेल पुरस्कार भी इनको 1998 में दिया जा चुका है। ठीक है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में? एक खाद्य कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? बिल्कुल नहीं, हमारे पास खाने लायक भोजन है, थोड़ा बहुत हम लोग निर्यात भी करते हैं। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? बिल्कुल, हमारे यहाँ मेन पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी है, श्रम शक्ति हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हम इसको इस श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा चौथा, चूंकि 4 ही ऑप्शन है, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि से संबंधित योगदान कितना है? तो ये 2008 का है। अब जब पूछेगा तो अब लगभग 18% के आसपास चलता है, उस समय इसका योगदान मात्र 15% रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो गेहूं तो है ही, आपको पता ही होगा, पीडीएस सिस्टम में गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा से तिलहन संबंधित नहीं, तेल का कोई यहां पे चर्चा नहीं है। ये सब चर्चा हमने ये सब आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, आपको हमने 100-100, 150-150 क्वेश्चन का सेट भी पहले भी ऑब्जेक्टिव करवाया था। टेस्ट का लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा हमने ऐप का लिंक भी दिया, टेस्ट का लिंक भी दिया था आप लोग को लगाने के लिए, और आप लोगों ने लगाया भी है। बस पॉजिटिव रहिए, चूंकि बीपीएससी के एग्जाम में आप कितना भी पढ़ के जाइएगा तो आपको लगेगा कि बहुत कम पढ़े, कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप एग्जाम दे लेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाई किया था। ठीक है, और आपको पता भी होगा, क्योंकि आपको अनुभव होगा, अभी तक आपने अन्य कंपटीशन में पढ़ाई की, अन्य टीचरों से पढ़ाई की, फिर हमसे भी 2-3 महीना से पढ़ रहे हैं, तो आप में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस बात का आप अनुभव जरूर कर रहे होंगे कि पहले आप रट रहे होंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, खास करके सोशल साइंस या साइंस की, अब आपको थोड़ा बहुत उसमें समझदारी विकसित हुई होगी, नो डाउट। ठीक है, तो हम लोग का यही काम है, अच्छे टीचर जो भी हैं वो आपको थ्योरी पढ़ा करके ही ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। मार्केट में बहुत सारे जो ऐसे टीचर हैं आपको केवल ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, उनका बस उद्देश्य होता है क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो आपको आसानी से अपना जो है कोर्स भी सेल कर लेते हैं और आपको बेवकूफ़ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको थ्योरी पढ़ना, कॉन्सेप्ट को सीखना। तो ये बहुत कम लोग को जानकारी होती है। अच्छे एग्जाम को निकालने के लिए रटने से कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण बिल्कुल है उद्देश्य, खाद्यान्नों की खरीद ये भी है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव ये भी है। इन सब तीनों चीज पे फोकस किया जाता है, लेकिन खाद्यान्न का निर्यात करना अन्य राज्य या अन्य देशों में ये आपका खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता है। जो आपका फूड कॉरपोरेशन है वो मेन रूप से पीडीएस सिस्टम को चलाने के लिए किसानों को उचित मूल्य पर जो है वहाँ से गेहूं या अन्य जो अनाज है, धान या चावल, उसको खरीदने के लिए और उसके रख रखाव के लिए होता है, ना कि निर्यात के लिए। याद रखना है आपको। किस
वर्ष कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में वार्षिक औसत वृद्धि नकारात्मक हुई, यानी कृषि बहुत ही निगेटिव चला गया था। तो 2002-03 में आपका कृषि का जो इनकम रहा बहुत ही नकारात्मक रहा। ठीक है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2021 में कितने रुपया यानी साख का लक्ष्य दिया गया है कि उसमें कृषि के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा? वो है आपका 15 लाख करोड़ रुपया। भारत का जो बजट बना था 2021, उसमें 15 लाख करोड़ रुपया कृषि के क्षेत्र में कृषि साख यानी केसीसी लोन वगैरह जो होता है, किसानों को एक क्रेडिट दे करके, किसानों को पूंजी दे करके खेती पर विशेष जोर देने की बात यहां पर की गई। तो ये अब आपको क्वेश्चन इस 2020-21 का नहीं पूछेगा, अब पूछेगा तो वो पूछेगा 22-23 का या 23-24 का। 24 तो आया नहीं है, 23 का, 22-23 का निश्चित तौर पर। तो ये सब क्वेश्चन अब जब भी पूछेगा तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के अवधि के दौरान शुरू हुआ था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो वर्षा बीमा ये होता है, लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में ही हुई थी, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक यहां पर सही है। माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र की मध्यम उद्योग निर्धारित निवेश है? तो देखिए ये 2016 में चेंज हो गया है, लेकिन उस समय जो था इसका 5 करोड़ से जो 10 करोड़ के बीच में जो पूंजी निवेश करते थे वो मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते थे। अभी 2016 में सब चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है रुपया का वैल्यू बहुत नीचे गया है। ठीक है, इसीलिए अब ये सब चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए जो अभी है वर्तमान में वो आपका निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो लघु है। उस समय क्या था आपका? उस समय क्या दिया हुआ है? 5 करोड़ से 10 करोड़। अब क्या है आपका? 10 करोड़ से स्टार्ट ही होगा लघु में और 50 करोड़ तक। 1 करोड़ से 5 करोड़ सूक्ष्म है अब। ठीक है, और 50 करोड़ टर्नओवर 250 करोड़ तक मध्यम। ठीक है, पूछ रहा था आपका लघु, ना पूछ रहा था, क्या था? मध्यम। ठीक है, तो मध्यम का अब कितना है? तो मध्यम का है 50 करोड़ से स्टार्ट ही होता है, जबकि पहले कितना था? 5 करोड़ ही था। तो अंतर है। अभी वाला डाटा याद रखिएगा, अभी अगर पूछेगा तो मध्यम में 50 करोड़ से 250 करोड़ का जो उद्योग है, मतलब कहने का अर्थ इतना पूंजी वाला जो काम धंधा चलता है वो आपका मध्यम श्रेणी का उद्योग कहलाएगा। 10 से 50 करोड़ के बीच का टर्नओवर वाला जो है काम होता है सालाना, ये आपका लघु उद्योग होता है। और 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो चलेगा वो सूक्ष्म। ठीक है, ये आपका उद्योग का श्रेणी है। हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को बढ़ाया है। बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 74% तक अब कर दिया गया, यानी फॉरेन कंपनी इसमें निवेश कर सकती है बीमा के क्षेत्र में भी। FDI में कितना प्रतिशत तक? तो 74% तक। केंद्रीय सरकार की भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग की अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्ता दी गई है? तो उसको 500 करोड़ रुपया तक की जो कंपनी होगी वो लघु रत्न श्रेणी में आएगा। 250 करोड़ तक की क्या था? तो मध्यम श्रेणी। लघु रत्न श्रेणी में एक होता है नवरत्न, महारत्न, ये सब आप सुने होंगे। ठीक है, महारत्न कंपनी, महारत्न जो है वो उनकी संख्या भारत में 11 है, ये भी पूछ सकता है। वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है? 11। नवरत्न कितने हैं? 13। और मिनी रत्न कितने हैं? तो 75। ये सारी कंपनियां हैं। महारत्न कंपनी
कितने हैं, तो 11 याद रखिएगा, 2 बढ़ा दीजिए नवरत्न में, और 75 आपका मिनी रत्न है। तो ये सब पूछा जा सकता है करेंट डाटा के हिसाब से। तो 11 आपका महारत्न, 13 आपका नवरत्न और 75 आपका मिनी रत्न। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये पूछ रहा है कि अवरोही क्रम घटते क्रम में बताइए। तो सबसे ज्यादा जो इनकम होता है केंद्र सरकार को, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर है, उससे होता है। ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताया है। तो आपको अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे ज्यादा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, उसके बाद सबसे कम आपका कस्टम से आएगा, संघ उत्पादन शुल्क 3 नंबर पे आएगा, ठीक है, सॉरी 4 नंबर, 3 नंबर पे आ गया ये चौथा वाला, और सबसे कम आपका जो यहां के हिसाब से आएगा वो कस्टम ड्यूटी से आएगा, ठीक है। 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आपका ऑप्शन नंबर ए इसीलिए सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो हमने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स रहता तो वो मारते। प्रत्यक्ष कर के रूप में जो आता है वो आपका जो भी इनकम टैक्स हो गया, या डायरेक्ट रूप से आप जो टैक्स देते हैं प्रॉपर्टी पे, वो सारे जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उससे सबसे ज्यादा आपका इनकम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? ठीक है, तो उत्पाद शुल्क। भारत में आय का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर। अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन गया था। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का, पूंजीगत व्यय का। तो राजस्व व्यय का, चूंकि सरकारें भी क्या करती है कि लोन लेती है, ठीक है, किसी विकसित देश से लोन लेती है, पैसा कर्ज लेती है, और उसके बदले वहां पे ब्याज भी देना पड़ता है। तो वो राजस्व व्यय का ही एक प्रकार से आइटम है, ठीक है। तो ब्याज भुगतान एक प्रकार से राजस्व व्यय जो होता है, खर्च होता है, उसी का आपका आइटम है। राजकोषीय घाटा क्या होगा कि जितना आपको प्राप्ति हुआ, जितना आप खर्च किए, ठीक है, तो यहां पे राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग, सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यही क्या कहलाता है आपका? तो देखिए यहां पे अगर ऑप्शन में देखिए, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होता है, ठीक है। तो बजट का घाटा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। भारत में राजस्व घाटे का क्या तात्पर्य है? देखिए जब आपका खर्च ज्यादा हो और आय कम हो, उस स्थिति में आपका क्या होता है? राजस्व घाटा होता है। तो भारत को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की जब आवश्यकता हो, जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका क्या है कि राजस्व घाटा है, ठीक है। केंद्रीय बजट 21 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा? तो ये 21 का पूछा, अब आपको 22-23 का पूछेगा, ठीक है। तो ये सब आप जरूर देख के जाइएगा करेंट अफेयर्स में। तो 6.8%, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो सबसे पहले यह घाटा जो है 11-12 में पेश किया गया था, याद रखिएगा 11-12। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो न्यूज है इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसमें बजट आपका महत्वपूर्ण होता है। तो बजट को आप जरूर देख के जाइएगा, चाहे वो बिहार का हो चाहे आपका देश का हो, बजट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो ये आपका उत्पाद कर से है, ठीक है। अब तो जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबको जोड़ दिया गया, एकत्रित कर दिया गया है।
भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सर्विस टैक्स, तो ये 94-95 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहां ऑप्शन में आपको मिलाना है, तो याद रखिएगा जो भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति आई वो 2000 में आया, समुद्रीय मत्स्य नीति 2004 में आया, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में आया और 7वां वित्तीय आयोग आपका 1978 में ही आया था। ओपन जनरल लाइसेंस जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है, ट्राइसेम जो है रोजगार से संबंधित है, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति यानी महंगाई से संबंधित है, नगदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है, CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका ऋण नियंत्रण से संबंधित है। ये सब हमने आपको बता रखा है। CRR बैंकिंग टर्म जब हमने बताया था। भारत में बजट को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को अपनाया जाता है, तो हमने बताया था आपको 31 मार्च ये आपका ट्रेजरी बिल समाप्त कर दिया गया, ये पूछ रहा है, तो 31 मार्च 1997। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, तो आपको पता ही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना जो पूंजी सघन थे, तो याद रखिएगा महालनोबिस मॉडल आपको पता होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना से संबंधित था। ठीक है, अब यहां पर है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदानें मांगे संसद में पेश की जाती है, तो ये है आपको जो टोटल है 113। ठीक है, अनुच्छेद 113 के अनुसार संचित निधि व्यय में अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसे ही अनुदान मांग कहते हैं। 22-23 में जो बजट आया था उसके अनुसार यहाँ पर 102 मांगी गई थी, मदों की मांग की गई थी 102, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसी इसका आंसर ई हो जाएगा। ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे होंगे बजट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना ये हमने आपको बताया था 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो वो आपका जो है इसमें से जो है नीति आयोग के सचिव होंगे ही, योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव ये भी होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, इसीलिए इसका आंसर 1 से अधिक चला जाएगा। भारत सरकार ने नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, जिसको थिंक टैंक कहा जाता है नीति का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये सब तो हमने कई बार आपको बताया भी है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, नीति आयोग अभी तुरंत हमने चर्चा किया, कब आया, तो 1 जनवरी 2015 को आया। ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे बीपीएससी में पूछा जाता है। चलिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए किसी भी समाज का विकास हो, जीवन स्तर का बेहतर बनना, शैक्षणिक सुविधाओं का सुलभ करना, तो इसमें से 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही लक्ष्य होता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास जो है वो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 के बीच चला, उसी में ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। अंत्योदय कार्यक्रम यानी जो गरीब लोग हैं वहां तक कार्यक्रम पहुंचने वाला। ठीक है, तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत किया गया था, तो राजस्थान 1977 में। कब किया गया था, तो 1977 में राजस्थान में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब आई थी, तो
जनता सरकार के द्वारा, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी ने आपका रोलिंग प्लान लाया था, ठीक है, 1978-80 में। अब देखिए यहां पर क्या है, चल योजना जो कि रोलिंग प्लान है के बारे में विचार करें। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है, ठीक है, दोनों सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होते, ये भी सही है। 10, 15, 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, यानी ये सारे कथन यहाँ पे सही हैं। रोलिंग प्लान में यही सब होता है। भारत में योजना अवकाश 66 से 69 आपको पता ही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? समाविष्ट एवं आर्थिक विकास। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। 67th या 6 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, या 64th में। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाविष्ट आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। अब यहां पे जो क्वेश्चन क्या कर रहा है तो ये आपका औद्योगिक से रिलेटेड कथन मिलान करने वाला है। तो याद रखिएगा, यहां पे इसका एक का क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 1955 भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना की गई। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई और 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है जो कि व्यापारिक बैंक है? तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था कृषि के क्षेत्र में, वो रखा गया था 4%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करना है आपको। इसमें से जो सही कथन है उसको बताना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? तो वित्तीय क्षेत्र में CRR, SLR के बारे में भी बताया था हमने। कैश रिजर्व रेशियो, SLR, ये सब वित्तीय सुधार के लिए किया जाता है। बीमा क्षेत्रों में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी किया जाएगा। ब्याज दर का घटाना बढ़ाना, ये भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो कंटेंट में जाइए, बैंकिंग वाले में सारा कुछ पढ़ा रखे हैं। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? तो आपके संदीप मुंडले जो है नहीं है, अशोक कुमार लाहिरी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं। अब देखिए ये सब सारा डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जब कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाएगी, यानी वह मात्रा मार्केट में बढ़ेगा, तो वो क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। जब मात्रा बढ़ेगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो ज्यादा साख देगा, ज्यादा कर्ज देगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। CRR बताए थे, CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो कि RBI अपने पास रखता है अन्य बैंकों का। तो ये जब घटाएगा, जब ये कम करेगा, मतलब ये मार्केट में ज्यादा पैसा छोड़ेगा। पैसा छोड़ेगा मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो ज्यादा लोगों को लोन देगी, तो वृद्धि होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1956 में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, उसको हॉट मुद्रा कहते हैं। ये सब हमने आपको अच्छे से करवा रखा है।
RN मल्होत्रा जो है संबंधित है, वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ये सब देखिए डायरेक्ट है, याद है। देखिए सरकारी आयोग क्या चीज से संबंधित था, केंद्र राज्य संबंध से। देखिए ऑप्शन कहीं होगा, देखिए है ना, केंद्र राज्य संबंध से। तो पहला का 3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए में 1 ही मिला, सब मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सी रंगराजन गरीबी माप की कार्य प्रणाली, जब गरीबी हमने बताया था तो उसमें अच्छे से पढ़ाया है, आप कंटेंट में देखे होंगे, गरीबी चैप्टर आपको पढ़ा रखे थे। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है। ये कई बार पूछा जा चुका है। नरसिम्हन समिति तो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सी रंगराजन गरीबी माप से संबंधित है। तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, अच्छे से आप लोग जाके देखिए। अब देखिए बैंक दर और रेपो दर का यहां चर्चा है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, हमने ये भी चीज आपको अच्छे से समझाया हुआ है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। बैंक दर क्या होता है हमने बताया था, जिस पे सारे कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो आरबीआई से जिस दर पे लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जनता या जो है ग्राहक नहीं, बिल्कुल गलत है। रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, ये भी गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो दोनों गलत है, ये दोनों कथन आपका गलत है। ये दीर्घकालिक नहीं होते, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए जब लेता है। जब दीर्घ टर्म के लिए लेता है तो उसको हम लोग बैंक दर कहते हैं। ये सब हमने अच्छे से आपको समझा रखा है। अगर अभी भी जिनका इकोनॉमिक्स है साइड में, तो वो सारा वीडियो जरूर जा करके देख लीजिए। अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी है टाइम आपके पास। 1-2 दिन में तो पूरा सारा वीडियो देख ही सकते हैं आप लगातार, और आप पाएंगे कि सारा क्वेश्चन सब उसी सब टर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए। अब ये सब क्वेश्चन को आप कितना भी रट्टा मार लीजिए, कोई भी टीचर कितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा लेगा, जब तक आपको उस टर्म को नहीं समझिएगा, रिवर्स रेपो दर क्या है, रेपो दर क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, MSF क्या है, आरबीआई का कार्य क्या है, SBI कब बना, क्या है, नहीं है, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक रट्टा मार के आप ये सही नहीं कर सकते। 1 रुपया के नोट पे तो आपको पता ही है, वित्त मंत्रालय के सचिव, बाद बाकी पे गवर्नर के पढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत मतलब ये योजना के लागू के सही कालक्रम क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइसेम आया। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इतना आप सारे योजना के बारे में जानिएगा, कब आया नहीं आया तभी आपसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आया, तो ट्राइसेम आया है। उसके बाद आपका RLEGP आया है। उसके बाद 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे आपका जो है ये आया है JRY, और सबसे लास्ट में जो आया है वो EAS आया है। तो बस इसको आप लोग अच्छे से अपना देख लीजिए कब आया है, इतना तो याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए ये जो PM कुसुम योजना है, ये कृषि के क्षेत्र में जब किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने के लिए पंप सेट और ऊर्जा देने से संबंधित है, ठीक है, कुसुम योजना। ये सब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये सब आपको बजट में दिखेगा, किसानों को क्या क्या सुविधाएं दी गई है, उसमें आपको ये सब क्वेश्चन दिखेगा। तो एक बात मैं ये जरूर कहूँगा, आप लोग बजट जो है एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसीलिए हमने बोला था कि आप लोग SPD का बुक खरीद लीजिए, SPD करेंट अफेयर्स, उसमें आपको बजट दिया हुआ है 23-24 का, करेंट अफेयर्स का देख लीजिए। तो निश्चित रूप से आपके जो इकोनॉमिक्स में या करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स के, वो आपके टकरा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंश नहीं है, ठीक है। भारतमाला परियोजना तो आपको पता ही है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 93-94 में भारत के लिए गरीबी रेखा के नीचे जो BPL निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, मतलब कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 55% लोग को पाया गया कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। 1900 यानी गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं, ठीक है, 1993-94।
विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक ईंधन इन 4 राज्यों में निर्धन मतलब गरीब निवास करते हैं। तो भाई बिहार का तो नंबर 1 स्थान पे होगा, दूसरा बगल का पड़ोसी कहाँ जाएगा, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यानी 50% गरीब पूरे देश का यही 4 राज्य में रहता है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, याद रखिएगा। अब देखिए ये सब बदलते रहता है, ये सब करंट वाला ही पूछेगा, तो ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा ये क्वेश्चन, तो सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा इनकम होता है भारत में, सॉफ्टवेयर निर्यात। अगर इसमें पूछेगा तो कपड़ा का बहुत ज्यादा निर्यात करता है, ठीक है, भारत में कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, उससे इनकम, और सबसे ज्यादा मजदूर वस्त्र उद्योग में ही लगे रहते हैं। भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है, तो कपड़ा। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अंतर्गत किस समूह की अनुमति दी गई थी, तो सलीम समूह को अनुमति दी गई थी, ठीक है। ये ज्वेलरी और जेम्स के लिए पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको कहते हैं। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट चाइना में विकसित हुआ था। इसके तहत उद्योग धंधे को बुलाया जाता है, अन्य देशों से निवेशकों को बुलाया जाता है और उनको सुविधाएं दी जाती है उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो 72, 73, 76, 77, बस याद करके रखिए ये सब। नई मुद्रा यूरो जो है यूरोपियन यूनियन में कब प्रारंभ हुआ, तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो 1999, ये सब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी 1999 में। रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, यानी रुपयों के अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये के मुक्त रूप में परिवर्तित कर देने की अनुमति, ठीक है, डॉलर में बदलना, डॉलर से फिर रुपया में, ये सब हो गया। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान, तो जल विद्युत का योगदान बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा ताप विद्युत का योगदान है। तो जल विद्युत का योगदान यहाँ के अनुसार जो है 10% ही है, जबकि 60% से 65% योगदान आपके यहाँ आपके देश में किसका होता है, तो वो आपका ताप विद्युत का ही होता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश हो रहा है वो आपका सर्विस क्षेत्र में होता है, खास करके कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली मुंबई जो आर्थिक गलियारा है वो आपका जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसमें से कोई नहीं, हो जाएगा आंसर। अभी वर्तमान में कौन है, ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास, ठीक है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो अभी भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अब शायद जापान को भी पीछे छोड़ करके 4था नंबर पे आ गया है। थोड़ा सा इसको करंट अफेयर्स में अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग नेट पे सर्च मार करके। इधर हमने न्यूज में देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 4थे नंबर पे पहुंच चुकी है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। G15 क्या है, तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है, तो इसमें से आपका जो स्पेन है, फ्रांस, इटली, जर्मनी है, स्पेन आपका नहीं है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, तो यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विकास फोरम IDF के फोरम पहले जाना जाता था किस नाम से, तो उसका नाम था भारत सहायता क्लब, जो कि भारतीय विकास फोरम पहले इस नाम से जाना जाता था। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य सोर्स क्या है, तो आपको पता ही है बिहार में तो कुछ है ही नहीं, ना उद्योग है, केवल कृषि।
फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन बने थे? तो वॉरेन बफेट थे, लेकिन ये अब नहीं पूछेगा, अभी का पूछेगा। तो एशिया का सबसे धनी व्यक्ति आपका मुकेश अंबानी। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। तो थोड़ा बहुत आपका अब टास्क रहा, चूंकि अभी मैं इतना नहीं करा पाऊंगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने महत्वपूर्ण करवाए, बाद बाकी आप लोग इसको तेजी से पढ़ लीजिएगा, और आपको पढ़ा भी रखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी लगभग 150-200 क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और STET से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर कोर्स को बाय कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू आपका लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सारे कुछ आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।